हेलो एवरीवन। अपनी पिछली कुछ कक्षाओं में हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय की चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चा जो है वो लास्ट में समाप्त हुई थी कि किस तरीके से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं सी राजगोपालाचारी, और 1950 में ये पद समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति ही भारत के सर्वोच्च प्रतिनिधि कहे जाते हैं। 1951 में फिर हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुए और 1952 में ये इलेक्शंस कंप्लीट हो गए। और इसके बाद में एक पूरी मंत्रिमंडल या पूरी जो संसद है वो जिस तरीके से आज हम वर्तमान में सरकार को कार्य करते हुए देखते हैं, इस सरकार की कार्य करने की जो शुरुआत है इस अपने वास्तविक रूप में, वर्तमान रूप में, ये शुरू हो गया था 1952 के आसपास। ठीक है, 1951 से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे और 1952 में ये इलेक्शंस कंप्लीट हो गए थे। ठीक, अब हमको आगे ये देखना है कि एक गवर्नर्स एंड वायसराय का कार्य तो हमने देख लिया कि किस तरीके से 1773 से और उसके बाद में आगे चल करके 1857 और 1947 ये सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी ये सब हम देख चुके हैं। किस तरीके से 1757 के आसपास सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव भारत के बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। इसके बाद में किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, अलग अलग गवर्नर और गवर्नर जनरल आते हैं, वायसराय आते हैं, अपने अपने तरीके से भारत का शोषण करने के लिए अलग अलग पॉलिसी अपनाते हैं। कोई सहायक संधि अपनाता है, कोई हड़प नीति अपनाता है। ठीक, इस तरीके से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अलग अलग जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी नीतियों के हिसाब से प्रभावित किया। ठीक है, किसी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी, किसी ने उसको आज़ाद करवा दिया, किसी ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की, किसी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। इस तरीके से भारत में वर्तमान में जो प्रशासनिक गतिविधियां आज हम देखते हैं उनमें काफ़ी सारा योगदान या काफ़ी सारी ऐसे पॉलिसी हैं, स्कीम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के वो बिंदु हैं जो कि अंग्रेजों के समय से ही चले आ रहे हैं। जैसे कि कलेक्टर का पद हो गया, ठीक है, और PWD नाम का एक विभाग हो गया। इसके अलावा आपके PSC हो गए, UPSC हो गए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है। अंग्रेजों की देन कहने का मतलब है कि उनके बनाई हुई वो नीतियां जो भारत के लिए सूटेबल थी उनको हमने आगे चल करके अपने संविधान बनाते समय उनको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर हमारे दुश्मन की अच्छी है लेकिन क्योंकि सिर्फ वो हमारा दुश्मन है इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर दें। उनकी जो भी अच्छी पॉलिसीज थी वो हमने भविष्य में या भारत का संविधान बनाते समय उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक, तो 1757 से लेकर के 1947 तक की लगभग वो गतिविधियां जो गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित थी वो तो हम देख चुके हैं। लेकिन अब ऐसी इंडिविजुअल गतिविधियां जिनको कि ये गवर्नर जनरल प्रभावित कर रहे थे वो सब कुछ हमें देखना है। ठीक है, अब आपको पता है कि भारत का या किसी भी इतिहास को पढ़ते समय, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, इतिहास पढ़ते समय हमारे साथ समस्या क्या है कि इतिहास एक लीनियर चलने वाली इकाई नहीं है। ठीक है, लीनियर कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक घटना है उसी को हम इतिहास मानकर उसके क्रमिक अध्ययन कर रहे हैं। जनरली बहुत सारी गतिविधियां जो है वो पैरेलली घटित हो रही होती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने सिर्फ किसको पढ़ा है, गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा है। इस समय हमने सिर्फ गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया। लेकिन क्या इस समय भारत में किसी राजा का शासन नहीं था? तो आपको पता है कि मुगलों के शासन, मुगल्स का भी शासन चल रहा था, मुगलों का शासन भी चल रहा था। तो क्या इस समय मराठे अस्तित्व में नहीं थे? तो इसी समय मराठों का भी शासन चल रहा था। क्षेत्र अलग अलग थे लेकिन मराठों का भी शासन चल रहा था। क्या इस समय सिख अस्तित्व में नहीं थे? ऐसा नहीं है, सिखों का भी शासन चल रहा था। सिखों का शासन, ठीक है। क्या इस समय कोई विद्रोह नहीं हो रहे थे? तो हमें पता है कि इस समय
अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विद्रोह भी हो रहे थे। विभिन्न विद्रोह कहने का मतलब है कि आम पब्लिक जो है वो शासन से परेशान होकर के उनके खिलाफ बगावत कर दे, तो कई सारे विद्रोह भी हो रहे थे। क्या इस समय कोई समाज सुधार जैसे कार्य नहीं हो रहे थे? तो इस समय कई समाज सुधार वाले कार्यक्रम भी हो रहे थे। समाज सुधार से संबंधित गतिविधियां भी चल रही थी। क्या इस समय शिक्षा से संबंधित काम नहीं हो रहे थे? तो इस समय शिक्षा से संबंधित भी काम हो रहे थे। तो अगर हम इसको स्टडी करने की शुरुआत करें तो जनरली हिस्ट्री पढ़ते समय हमें ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल स्टडी करें या वर्टिकल स्टडी करें। ठीक, हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब है कि एक वर्ष में अलग अलग कालखंडों में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है। जैसे कि मान लीजिए 1857, इस 1857 में गवर्नर जनरल में क्या क्या हो रहा है, मुगलों के समय में क्या हो रहा है, मराठों के समय में क्या हो रहा है, सिखों में क्या हो रहा है, विभिन्न विद्रोह क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ एक वर्ष 1857 के हिसाब से पढ़ें, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्टडी। और वर्टिकल स्टडी का मतलब है कि हम कोई एक टॉपिक उठाएं, जैसे कि गवर्नर जनरल हमने उठाया और उसको 1757 से लेकर के 1947 तक जितने भी हुए हैं उन सभी को एक बार में अध्ययन कर लिया। वैसे ही हम एक बार फिर मुगलों का टॉपिक उठाए थे और उसको जो है वो उनकी शुरुआत से लेकर के 1857 में जो लास्ट मुगल बादशाह होते हैं वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी तरीके से हमने मराठों के बारे में स्टार्ट किया था और उसको कंप्लीट किया, सिखों के बारे में स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट किया। इसी तरीके से हमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है जो कि हमको मराठों या कह सकते हैं कि मुगलों की तरह बिल्कुल 200-300 वर्षों का इतिहास हो। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल छोटे छोटे घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक बड़ा टॉपिक के रूप में सिर्फ कांग्रेस ऐसा टॉपिक है जिसको कि 1885 से लेकर के हमें 1947 तक इनका पूरा इतिहास जानना पड़ेगा, कौन कौन से समय में कौन कौन सी बैठकें हो रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस को अगर छोड़ दे तो इस तरीके से बहुत लंबा 100, 150, 200 साल का इतिहास वाला कोई भी ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। जनरली जो भी टॉपिक होंगे बिल्कुल छोटे छोटे 2-4 वर्षों के दौरान होने वाली घटनाओं के ही अध्ययन करना है हमको। ठीक, और इसी क्रम में अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल या गवर्नर आए थे वो भारत की नीतियों में भारत का शोषण करने के लिए किस तरीके की गतिविधियां अपना रहे थे। ठीक है, तो जनरली आपको पता है कि ये आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में हमें ये जानना चाहिए कि भारत में जो टैक्स कलेक्शन का मेथड था उसमें इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता था किसानों से, और किसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई सुधार किए थे, या सुधार न कहें कि कई नीतियां, कई पॉलिसीज अपनाई थी, कुछ चेंजेस किए थे। इन्हीं को कहा जाता है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। लेकिन बस इससे पहले आप मुझे जो एग्ज़ाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको बस एक बार रिवाइज करवा देंगे कि सबसे पहले भारत में कौन गवर्नर बन के आया था, कौन गवर्नर जनरल बन के आया था। उसके बाद हम भू राजस्व नीति के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि भारत में गवर्नर एंड गवर्नर जनरल संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गवर्नर एंड या वायसराय से संबंधित प्रश्न हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो पूछे जा सकते हैं। हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बिगिनिंग में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। ठीक, इसके बाद में यही जो गवर्नर था इसका पद चेंज कर दिया जाएगा और इसका नाम क्या पड़ जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके क्या क्या रीजंस थे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लास्ट गवर्नर होगा और यही जो लास्ट है यही व्यक्ति जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। गवर्नर जनरल, ठीक है, तो ये जो लास्ट गवर्नर है यही व्यक्ति गवर्नर जनरल ही बन जाएगा। लास्ट गवर्नर
यही जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बन जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब ये फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल नाम से जो पोस्ट है, कोई अलग अलग व्यक्ति इसमें पदासीन होते हुए कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि लास्ट गवर्नर जनरल हो जाएगा, लास्ट गवर्नर जनरल। और इसके समय में इस पद का नाम क्या कर दिया गया, इस पद का नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अब फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस पोस्ट पे काम करने वाला लास्ट व्यक्ति होगा, लास्ट भारत का गवर्नर जनरल। और यही व्यक्ति जो है वो, जब इस पद का नाम चेंज किया जाएगा वायसराय नाम से, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये फर्स्ट वायसराय हो गया। और ये जो फर्स्ट वायसराय था, इस वायसराय के पद पर आसीन होते होते कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लास्ट वायसराय कहा जाएगा। और यही जो लास्ट वायसराय है, ये भारत की आज़ादी के समय भारत को सत्ता हस्तांतरित करेगा। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय। और इसने जब सत्ता हस्तांतरित कर दी किसी भारतीय व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, इसको हम देखेंगे फर्स्ट। और ये इसी के बाद क्योंकि ये पद जो है समाप्त हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट या लास्ट भारतीय गवर्नर या वायसराय। ठीक है, सबसे पहले जो पद आया था इसको हमने कहा था गवर्नर नाम से एक पद आया था। गवर्नर जनरल को प्रमोट करके इन्होंने इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया, इस पोस्ट का नाम पड़ गया गवर्नर जनरल। उसके बाद में इसी पोस्ट को प्रमोट करके इस पोस्ट का और पावर बढ़ा के इसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत का गवर्नर जनरल का पद फिर से बढ़ा करके इसकी शक्तियां बढ़ा करके इसका नाम कर दिया गया भारत का वायसराय। ठीक है, तो ये 4 डेजिग्नेशन है जिसको कि हमें याद रखना है। सबसे पहला है गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। ठीक, इन सभी में कौन कौन आसीन हुए हैं इनको एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में जो पहले व्यक्ति आए हैं, इनका नाम क्या था, इनका नाम है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव लास्ट गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फर्स्ट गवर्नर रहते हैं। इनके बाद कौन कौन आते हैं ये हम देख चुके हैं। ठीक, लेकिन जो लास्ट व्यक्ति हैं जो गवर्नर के रूप में काम करते हैं, इनका नाम क्या है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में लास्ट गवर्नर के रूप में और फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम करता है, इसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल था और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये पहला व्यक्ति था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करने वाला लास्ट व्यक्ति था और इसी के समय में पद का नाम चेंज हुआ था, इसलिए भारत का पहला वायसराय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भारत के लास्ट ब्रिटिश वायसराय कहे अगर पूछा जाए
तो ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और यही जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कहे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही भारत को आज़ादी के जो घोषणा पत्र थे उसमें साइन किए थे, ठीक। और भारत की आज़ादी के समय इनका पद जो है वो बना हुआ था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना शक्ति या शासन जो है वो हस्तांतरित किया एक भारतीय गवर्नर को। इसका नाम क्या था? इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ठीक। तो यहाँ तक ये जो पदों का क्रम है, पदों की जो हायरार्की है, और उसके अलावा कौन व्यक्ति किस पद पर था, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में कंट्रोल स्थापित करने के लिए यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के जो मेथड्स थे उसमें क्या क्या चेंजेस किए, ठीक। और इसी में हमें सबसे पहले पढ़ना है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति। इससे पहले जो पॉलिसीज थे वो तो मुगलों के द्वारा बनाए हुए, या जो लोकल राजा थे, जैसे कि पश्चिम की तरफ आपके मराठे हो गए, पूर्व की तरफ बंगाल हो गया, और दक्षिण की तरफ आपके मैसूर कर्नाटक वाले राज्य हो गए, उत्तर की तरफ सिख हो गए। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अपना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इन क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का अधिकार होने लगा, इन्होंने वहाँ की पॉलिसीज़ में या रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज करना शुरू किए, और उसी क्रम में क्या क्या बदलाव हुए हैं इनको हमें एक एक करके देखना है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीति में सबसे पहला जो पॉलिसी इन्होंने अपनाया है, इसको हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, या इसी को जागीरदारी या मालगुजारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसके अलावा एक पॉलिसी इन्होंने जो अपनाया है इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण एक पॉलिसी था इसको कहा जाता है महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों से ही संबंधित प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया और महालवाड़ी हो गया। इसके अलावा एक और पद्धति था जिसको कि ठेका पद्धति या इजारेदारी कहा जाता था। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो शुरू के तीन मैंने बताए, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इनको एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्थायी बंदोबस्त। ये पॉलिसी क्या, इस पॉलिसी का मतलब क्या है? ये सभी किसानों से टैक्स वसूलने से संबंधित बनाई गई पॉलिसी हैं, ठीक है। इसी क्रम में सबसे पहली पॉलिसी है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं मालगुजारी। इसी का ही एक अन्य नाम है जागीरदारी। इसी को ही जमींदारी भी कहा जाता था, जमींदारी व्यवस्था। इसी पद्धति को ही बीसवेदारी भी कहा जाता था। ठीक, ये सभी जो है वो एक ही व्यवस्था का नाम है जिसको हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक। अब इस स्थायी बंदोबस्त में क्या प्रोसेस अपनाया जाता था इसको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये पॉलिसी लाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस ने ये पॉलिसी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के दिमाग की उपज थी। इसने 1793 में यह व्यवस्था स्टार्ट किया। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। इसको लागू कहाँ पे किया गया था? इसका क्षेत्र कौन कौन से एरिया में इसको लागू किया गया था? तो जो पूर्वी एरिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला, यहीं पे इसको लागू किया गया था। 1793 में इसको
बंगाल बिहार में लागू किया गया। बंगाल बिहार, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहीं पे इसको लागू किया गया। ठीक, इसके अलावा इसको कितने समय के लिए लागू किया जाता था? असल में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था में आपको एक शब्द मिल रहा है, जमींदार। इसका मतलब है कि जिसको टैक्स पे करना है, किसानों को टैक्स पे करना है, और जिसको जो टैक्स कलेक्ट करने वाला है, कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा था यहाँ पे? अंग्रेज। इनके बीच में एक मीडिएटर के रूप में एक और व्यक्ति आ जाता है, इसका नाम होता है जमींदार। ठीक है, जमींदार क्या है? किसानों से टैक्स इकट्ठा करेगा और जमींदार जो है वो अंग्रेजों तक टैक्स पहुंचा देगा। भाई अंग्रेजों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक एक किसान के पास जाके टैक्स कलेक्ट कर सके, इसीलिए उसने क्या किया था, इनका जो राज्य या प्रांत होता था उसको छोटे छोटे जमींदारी में बांट दिया जाता था, और हर एक जमींदारी के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक जमींदारी के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? वहाँ के किसानों से टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स कलेक्शन के बदले वो अपने मेहनताने के रूप में कुछ हिस्सा, उसी टैक्स के पैसे में से कुछ पैसा अपने पास रखेगा, और बाकी का जो टैक्स का पैसा होगा या अनाज होगा, जिस भी फॉर्म में टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, वो अंग्रेजों तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो जमींदार जो है वो किसान और अंग्रेज के बीच में एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहे थे। इसी को ही कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था। ठीक, अब ये जो जमींदारी है जिसमें कि बीच में एक जमींदार हो गया, ये जो व्यवस्था थी कि कोई एक जमींदार एक एरिया से कितने समय के लिए टैक्स इकट्ठा करेगा, इसको कुछ जैसे कि फिक्स कर दिया गया, जैसे कि 10 वर्ष के लिए कोई पर्टिकुलर एरिया एक जमींदार के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसका समय काल कितना था? 10 वर्ष के लिए निश्चित। एक जमींदार एक एरिया के लिए एक एरिया से 10 साल तक टैक्स इकट्ठा कर सकता है। इसी टाइम के बाउंडेशन या टाइम जो फिक्स किया गया था, इसी वजह से इसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। 10 वर्ष के लिए एक व्यक्ति को जमींदार के रूप में स्थायी कर दिया जाता है, इसी को कहा जा रहा है स्थायी बंदोबस्त, और जमींदार का इंटरफेरेंस है करके इसको जमींदारी कहा जा रहा है। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है, इसको समझिएगा। भाई जमींदार का सारा प्रॉफिट किस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों तक पहुंचा देगा। ठीक, क्योंकि दोनों के बीच में एक रेशो बटा हुआ था कि कौन कितना टैक्स का पैसा रखेगा। जैसे कि जितना भी टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है उसमें क्या किया जाएगा, उसको 11 भागों में बांटकर 1:10 के अनुपात में इसमें विभाजन किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए टोटल 11 रुपये इकट्ठा होते हैं टैक्स कलेक्शन के रूप में, तो इस 11 रुपये में से 1 रुपये जमींदार रखेगा, 1 रुपये जमींदार के पास जाएगा, और 10 रुपये ये कहाँ पहुँचा देगा? ये पहुँचा देगा अंग्रेजों के पास में, जिससे इसने ठेका लिया है। ठीक है, 10 रुपये अंग्रेजों को मिल जाएगा, 1 रुपये जमींदार को मिल जाएगा, टोटल 11 रुपये रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो ठीक है, तो जो जमींदार है वो क्या चाहेगा? भाई इसका रेशो तो फिक्स है, ठीक है, 1:10 के अनुपात में इसको पैसा मिलना था, लेकिन वो अपने इस इनकम को बढ़ाने के लिए उसके पास एकमात्र उपाय क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा ले। जैसे कि 110 रुपये अगर इकट्ठा करेगा तो इसे 10 रुपये मिल जाएंगे, अगर वो 1110 रुपये इकट्ठा करेगा तो उसी अनुपात में इसे कितना मिल जाएगा? 11.1 रुपये मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से 111 रुपये मिल जाएगा। उस तरीके इसी प्रकार से ये क्या करेगा, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा, और इस बहुत ज़्यादा कलेक्शन बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करता था, किसानों को खूब एक्सप्लॉइट करते थे, किसानों का शोषण किया करते थे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि किसानों के ऊपर सीधा शोषण किसका हो गया था? जमींदारों का। ठीक है, इसमें लास्ट चीज़ क्या लिख देते हैं अपन कि किस अनुपात में बांटा जाता था, तो राजस्व का 1 भाग जमींदार को, 1 भाग जमींदार और 10 भाग कंपनी को। ठीक है,
इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1/11 भाग ज़मींदार को और 10/11 भाग कंपनी को प्राप्त होता था। ठीक है, क्योंकि टोटल जो रेवेन्यू है उसको 11 भागों में बांटा जाएगा, उसका 1 भाग ज़मींदार को मिलेगा और 10 भाग अंग्रेजों को मिलेगा। ठीक, तो 1/11 और 10/11 ये अनुपात था। ये जो पॉलिसी है इसको कहा जाता था सूर्यास्त का नियम, इसको कहा जाता था सनसेट पॉलिसी, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम होने का मतलब ये है कि जो तिथि तय की गई है, मान लीजिए अंग्रेजों ने ज़मींदार को एक डेट दे दिया कि आप जो है वो 30 या 31 दिसंबर तक हमें जो कलेक्शन है वो ला करके दे देंगे। तो अब ये ज़मींदार की समस्या है कि वो टैक्स कलेक्ट कर पाया है उस समय तक या नहीं कर पाया है। अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया है तो वो अपनी जेब से टैक्स का पैसा भर देगा। ठीक, अदरवाइज अगर वो लास्ट डेट के शाम तक मतलब सूर्यास्त होने तक टैक्स का पैसा नहीं पे कर पाता है जो कि फिक्स किया गया है, अगर वो उतना टैक्स का पैसा पे नहीं कर पाता है तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है सूर्यास्त का नियम। ठीक, और मान लीजिए कि ज़मींदार ने किसानों ने ज़मींदार को टैक्स पे करने का कोई डेट दिया है, जैसे कि किसान ने कहा कि मैं जो है वो 15 दिसंबर तक आपको टैक्स का पैसा पे कर दूंगा। अगर वो 15 दिसंबर की शाम तक टैक्स का पैसा पे नहीं कर पाता है तो उसकी ज़मीन जो है वो छीनने का अधिकार था किसके पास? ज़मींदार के पास है। इसीलिए इसे कहा जाता है सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त होने तक जो डेट फिक्स किया गया है उस दिन सूर्यास्त होने तक किसान अपना पैसा ज़मींदार को दे देगा और ज़मींदार अपना जो पैसा है, जो भी डेट फिक्स किया गया है इन्होंने, तो ज़मींदार अपना पैसा अंग्रेजों तक पहुंचा देगा। अदरवाइज किसान से उसकी ज़मीन छीन ली जा सकती थी और ज़मींदार से उसकी ज़मींदारी छीन जा सकती थी। इसीलिए इसको कहा जा रहा है सूर्यास्त का नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो व्यवस्था है इसका नाम है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। और एक हम आगे एक पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है महालवाड़ी। तो महाल का मतलब होता है गांव। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये इन दोनों व्यवस्था में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है? रैयतवाड़ी में इंडिविजुअल एक एक किसान से टैक्स कलेक्शन किया जाएगा और महालवाड़ी में पूरे गांव का टैक्स एक बार में फिक्स कर दिया जाएगा कि पूरा गांव मिलकर के इतना टैक्स पे करेंगे। अब वो गांव में रहने वाले इंडिविजुअल लोगों की समस्या है कि कौन कितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में एक जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या है? रैयत मतलब किसान, मतलब एक एक किसान से उनके भूमि के साइज के हिसाब से टैक्स बताया जाएगा और टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और महाल मतलब पूरे गांव, महाल का मतलब है गांव, मतलब पूरे गांव जितने एरिया में खेती कर रही है उसके हिसाब से उनका टैक्स पहले से डिसाइडेड होगा और उतना टैक्स गांव वाले मिलकर के इकट्ठा करके और पे कर देंगे। यही एक बेसिक डिफरेंस है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में। सबसे पहले हम देखते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की शुरुआत होती है 1792 के आसपास में। ठीक, 1792 में इसको शुरू किया जाता है। 1792 इसकी शुरुआत होती है दक्षिण भारत में, मतलब उस समय का मद्रास जो प्रांत था, मद्रास वाले क्षेत्र में मद्रास में एक जिला है बारामहल। बारामहल मद्रास से प्रारंभ। रैयतवाड़ी मतलब किसानों से सीधे लिए जाने वाला टैक्स। 1792 में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था दक्षिण भारत में, बारामहल मद्रास में। ठीक, और इसे शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं जिनके दिमाग की ये पॉलिसी है उनका नाम है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। इन्हीं के साथ इनका सहयोगी भी है, कुछ किताबों में इनका नाम आपको मिलेगा, टॉमस मुनरो, और एक व्यक्ति हैं कर्नल रीड। इन दोनों ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है,
इसे शुरू कहाँ कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले इसको मद्रास में शुरू किया गया था और धीरे धीरे इसको मुंबई और असम वाले क्षेत्र में भी, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मद्रास में शुरू किया गया टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा। इसमें इस पॉलिसी के अंदर किस तरीके के प्रोविजंस थे? तो सबसे पहली चीज़, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे ही किसानों से डील किया जाता था कि कौन कौन व्यक्ति कितना पैसा या कितना रेवेन्यू जो है वो देगा। ठीक है, कितना टैक्स वहाँ पे पे करेगा। इसका मतलब है किसानों से व्यक्तिगत रूप में सीधे समझौता, हर एक किसान से इंडिविजुअल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था कि कौन व्यक्ति कितना पैसा पे करेगा। ठीक, इस पॉलिसी के अंदर एक चीज़ बताया गया कि कितना टैक्स, कितना रेवेन्यू इनको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक टैक्स, एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया गया था कि अगर किसी व्यक्ति का उपज एक फिक्स लिमिट है तो उसे कम से कम अपना उपज का 30% जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यहाँ पे परसेंट कितना था टैक्स का, ये था 30% टैक्स। किसानों की जो भी उपज थी उसका 30% इनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और पहले वाले में, जमींदारी व्यवस्था में, कोई भी ऐसा फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि आपको 20% देना है या 30% या 40%। यहाँ पे जमींदार के ऊपर है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, और साथ ही हमें एक और चीज़ जानना है कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये पूरे भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, लगभग भारत के 51% क्षेत्रफल पर लागू था। 51% क्षेत्र में लागू था। और जो पहली वाली व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त या मालगुजारी, ये लगभग ब्रिटिश भारत, जो उस समय का भारत था, उसका 19% क्षेत्र में, भारत के 19% क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू था और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 51% क्षेत्र में लागू था। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बचा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, 51 और ये 19, ये कितना हो गया आपका 60-70, लगभग जो 30% बचा हुआ एरिया है वहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, तो यहाँ पे रैयतवाड़ी में हमने देखा कि 30% टैक्स लगाया जाता था, किसानों से व्यक्तिगत रूप से समझौता किया जाता था। सबसे पहले दक्षिण भारत में इसको शुरू किया गया था और लगभग 51% क्षेत्र, जो कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्र में इसको लागू किया जाने वाला नीति है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरी व्यवस्था, थर्ड पॉलिसी, जिसको कि हम जानते हैं किस नाम से, महालवाड़ी। इसमें जो शब्द है शुरुआत का, महाल, महाल का मतलब होता है गांव। मतलब ये एक पूरे गांव से वसूले जाने वाला टैक्स का एक मेथड था। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की गई थी, एक व्यक्ति हैं हॉल्ट मैकेंजी नाम से। हॉल्ट मैकेंजी नाम से। इसके साथ ही एक व्यक्ति हैं मार्टिन बर्ड नाम से, मार्टिन बर्ड। ठीक, और जो प्रमुख व्यक्ति हैं इन दोनों के अलावा, जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, जनरली एग्जाम में बेंटिक के बारे में पूछा जाता है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय में शुरू की गई थी? तो बेंटिक के समय में या बेंटिक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, महाल का मतलब क्या होता है? महाल मतलब होता है गांव। और इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ पे की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मध्य भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसका अगर क्षेत्र विशेष रूप से पूछा जाए तो मध्य भारत और नॉर्थ इंडिया में इसको शुरू किया गया था। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज का जो यूपी है, इस समय इस क्षेत्र का नाम क्या था?
यूपी वाले क्षेत्र को कहा जाता था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, और साथ ही पंजाब। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक, और यहाँ पे हमको ये पता है कि लगभग भारत का 30% क्षेत्रफल, जो बचा हुआ क्षेत्रफल था, 30% क्षेत्र में लागू। ठीक, महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें पूरे गांव के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी टैक्स का जो अमाउंट है वो लगभग 30% रखा गया था। ठीक, 30% के आसपास का जो टैक्स था, 30% भारत में लागू था, और एक फिक्स, मतलब जो जितना जिस एक इंडिविजुअल किसान का जो टैक्स बनता है उसकी उपज का जो टोटल 30% है वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। इस तरीके से पूरा गांव मिलाकर अपनी अपनी उपज का 30% देगा, तो ओवरऑल एवरेज पूरे गांव का 30% निकल आएगा। तो 30% टैक्स ये क्या करेंगे, अंग्रेजों को सीधे सीधे पे कर देंगे। ठीक, इस व्यवस्था को कहा जाता था महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक, और ये सब इकट्ठा करने का काम किसका होता था, ये इकट्ठा करने का काम होता था मुखिया, गांव के जो मुखिया होंगे उनके द्वारा, मुखिया द्वारा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मुखिया है इसको यहाँ पे हिंसक गतिविधि करने का या फिर किसी से मारपीट करके टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं था, जबकि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को ओपन हैंड था, कुछ भी कर सकता था, वो चाहे तो किसानों की जमीन छीन सकता था। ठीक है, इतनी पावर दी गई थी उसको। महालवाड़ी में सिर्फ इसको एक जिम्मेदारी है, मुखिया को एक जिम्मेदारी है कि आपको सभी से टैक्स इकट्ठा करके और अंग्रेजों तक पहुंचा देना है। ठीक है, तो ये 3 व्यवस्था है, इसको हम कहते हैं, सबसे पहला है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी और तीसरा है महालवाड़ी। ये 3 प्रमुख ऐसे स्कीम्स है जो कि अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग समय में लागू किए गए थे। ठीक, इसके अलावा एक और पद्धति है कुछ कुछ क्षेत्रों में जो लागू थी, इसे बस यहाँ पे नोट करके हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। आप कम से कम इस नाम से परिचित रहिएगा, इस शब्द से परिचित रहिएगा। इजारेदारी, या इसको कहा जाता है ठेका पद्धति। आज के समय में जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए ठेका दे देते हैं, चाहे घर बनवाने के लिए हो या किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हो, तो ठेका पद्धति का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ जमींदार जैसे कुछ पावरफुल लोगों को बुला लिया और इनको कुछ गांव बताया गया कि हमें इस गांव से टैक्स इकट्ठा करना है। अब यहाँ पे बोली लगाया जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके दे सकता है। जो व्यक्ति या जो जमींदार सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके देने का वादा करेगा या सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, उसे उस जगह पे टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, इसी व्यवस्था को कहा जा रहा है ठेका पद्धति या इजारेदारी। इसकी शुरुआत की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसकी शुरुआत की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने और इसे लागू किया गया था सबसे पहले बंगाल में। ठीक है, इसको सबसे पहले लागू किया गया था बंगाल में। ठीक, अब यहाँ पे किस तरीके से टैक्स इकट्ठा करने का दायित्व निश्चित किया जाता था, तो यहाँ पे बोली लगाकर पूरे का पूरा एरिया बेच दिया जाता था। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके देने का बोली लगाएगा, उसे उस एरिया का टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल जाता था। ठीक है, तो ये जो 3 सबसे पहले ऊपर के जो 3 व्यवस्था हैं और उसके बाद में इजारेदारी या ठेका पद्धति है, इस चारों को याद रखिएगा। सभी में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है इसको याद रखिएगा। ठीक है, इजारेदारी और स्थायी बंदोबस्त में डिफरेंस क्या है। स्थायी बंदोबस्त या मालगुजारी या जमींदारी जो है वो एक वंशानुगत कह सकते हैं कि वंशानुगत टाइप का प्रोसेस था, जहाँ पे एक जमींदार के बाद उसके जो पुत्र हैं, अगर वो हर साल ठीक से रेवेन्यू टैक्स का पैसा पे कर दे रहे हैं, तो उनको अगले उनके जो पुत्र पुत्री होंगे या उनके जो भी वंशज होंगे, उनको वहाँ का जो जमींदारी है वो प्राप्त हो जाता था ऑटोमेटिकली। लेकिन ठेका पद्धति में हर साल या हर 2 साल ये जो भी एक फिक्स टाइम निर्धारित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उतने निश्चित समय के बाद में यहाँ
फिर से बोली लगाई जाती थी या ठेका दिया जाता था। ठीक है, तो इन चारों में एक बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, और सभी में कितने कितने एरिया में इसको बांटा गया था, कौन कौन से एरिया में किसको सबसे पहले शुरू किया गया, शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम, कितना टैक्स पे किया जाता था, ये सभी बेसिक पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम 1857 की क्रांति की ओर मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।